आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम फ़िज़िक्स जमात दाम के एमसीक्यूज़ और उनके सॉल्यूशन जो हैं वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा एमसीक्यूज़ है वो एमसीक्यूज़ है जी, सादा माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन पावर होती है। तो सादा माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफिकेशन पावर होती है वो हमारे पास होती है 1+D/F। ये बड़े अहम एमसीक्यूज़ हैं, ये आपके बोर्ड के जो पेपर हैं उनमें आ रहे हैं। तो इनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। और एक और काम करना है, क्योंकि ये पिछली दफ़ा जो मैंने वीडियो सेंड की थी, काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी शिकायत थी कि सर हम तक आपकी वीडियो नहीं पहुँची। तो बराए मेहरबानी कुछ काम हैं, तो सबसे पहले आपने ये काम करने हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि अब ज़ाहिर सी बात है इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ तो उसका आउटपुट दें। दूसरा ये है कि इस वीडियो को लाइक करें अगर अच्छी लगे तो, अगर ना लगे तो फिर ये जो मैं काम बता रहा हूँ ये सारे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कुछ फ़ायदा होता है इससे, तो आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद वीडियो को लाइक करना है। तीसरा काम ये है कि आपने अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि उनका फ़ायदा हो जाए। तो हम जो है टाइम ज़ाय किए बगैर आगे चलते हैं, क्योंकि ये ना टाइम बहुत कम होता है और काम काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसलिए ये ज़ाहिर सी बात है, कल पेपर है। तो अब अ, तकरीबन कोई 10 घंटे भी टाइम नहीं है जो बाकी रहता हो, लेकिन ज़ाहिर सी बात है तुलबा की हेल्प करने के लिए मैं ये ना बना रहा हूँ इसको। तो काइंडली ये आपने तो तमाम जो स्टूडेंट हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा ताकि किसी का भला हो जाए। तो अब हम आगे चलते हैं। दूसरा हमारा एमसीक्यूज़ है जी, कॉलम फोर्स के लिए दुरुस्त ताल्लुक है। तो कॉलम फोर्स के लिए जो दुरुस्त ताल्लुक होता है वो होता है F=KQ1Q2/R²। इसके बाद नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज़ है, अगर एक तार में 0.5 कॉलम चार्ज 10 सेकंड में गुजरता है तो तार में करंट, तो करंट हमारे पास क्या होता है, चार्ज बटा जो टाइम होता है वो होता है, यानी 0.5/10। तो ये हमारा पहला ऑप्शन है 0.05। उसके बाद नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू था जी, अगर हम मेटेलिक तार की लंबाई दुगना कर दें, अगर हम मेटेलिक तार की लंबाई को दुगना कर दें जबकि बाकी जो अवामिल हैं वो तब्दील ना हों, तो उसकी रजिस्टेंस होगी, जब तार की लंबाई दुगना करेंगे तो उसकी जो रजिस्टेंस है वो भी दुगना हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है जी, डीसी मोटर का हर एक हिस्सा साइकिल के बाद कोयल में बहने वाले करंट की सेमत को तब्दील करता है। तो वो कम्यूटेटर होता है जो क्या करता है, करंट की सेमत को तब्दील करता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो है जी, एक मेटल को बुलंद दर्जा हरारत पर गर्म करें तो पार्टिकल खारिज होते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो मेटल को गर्म करने के बाद क्या होते हैं, खारिज होते हैं। उसके बाद है जी, कौन सा एक लॉजिक लेवल को मुखालिफ लॉजिक में तब्दील कर देते हैं। तो अब हमारे पास कोई भी लॉजिक गेट हो, लॉजिक लेवल हो, तो उसको तब्दील करने के लिए हम नॉट गेट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास नॉट गेट। इसके बाद नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है जी, कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में इंफॉर्मेशन का मतलब है। तो कंप्यूटर के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है उसका मतलब होता है प्रोसेस्ड डाटा। तो इसका जो ये वाला हमारा जवाब है प्रोसेस्ड डाटा, ये दुरुस्त जवाब है। उसके बाद है जी, आइसोटोप आयोडीन 131 इलाज के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये थायराइड के लिए इस्तेमाल होता है। तो हम ये थायराइड कैंसर वाला जो हमारा आंसर है इसको हम क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो एमसीक्यूज है, नेक्स्ट है जी, वाइब्रेटिंग मास स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड, अगर उसके मास को दुगना कर दिया जाए तो उसके टाइम पीरियड पर क्या असर होगा। तो अगर हम क्या करते हैं, मास डबल करते हैं तो उसका जो टाइम पीरियड है वो √2 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो इसमें आंसर है बढ़ जाएगा, तो हम बढ़ जाएगा लगा देंगे। उसके बाद कहते हैं जी, आवाज़ की स्पीड ज़्यादा होती है तो वो हमारे पास क्या है, जो ठोस अशिया में ज़्यादा होती है। तो ये मेटल है इसका आंसर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है,
एक जिस्म कनकेव लेंस से 30 सेंटीमीटर के फासले पर है, इसकी इमेज लेंस से 10 सेंटीमीटर के फासले पर बनती है, तो मैग्निफिकेशन जो होता है वो हमारे पास होता है जी Q ओवर P। तो इसको अगर हम देखें तो 1/3 इसका आंसर बनता है। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, नैंड गेट की आउटपुट 0 होगी जबकि, तो इसको हम देखते हैं जी, नैंड गेट की आउटपुट कब 0 होगी। तो नैंड गेट की आउटपुट उस वक्त 0 होगी जब दोनों हमारे क्या होंगे, इनपुट 1 1 होंगे। कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, तो ये हमारा हो चुका है प्रोसेस्ड डाटा, ये मैंने बता दिया है। यूरेनियम का एक आइसोटोप्स है, ये 238 और 92 इसका एटॉमिक नंबर है। तो इसमें हमारे पास आइसोटोप में न्यूट्रॉन की तादाद, तो ये 238 में से 92 माइनस करेंगे तो 146 इसका आंसर बनता है। एक वेव की वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान ताल्लुक है, तो ताल्लुक की जो हमारे पास मसावात है वो होता है V=F लैम्डा। तो यहाँ लैम्डा F लिखा हुआ है, तो ये भी ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जी, चमकदार गिलास में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो आवाज़ की स्पीड है वो क्या होगी, तो वो हमारे पास आंसर है जी 3980 मीटर पर सेकंड। उसके बाद नेक्स्ट हमारा MCQs है, हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, तो हवा का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 1.00। उसके बाद है जी, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन का अनुसार होता है, तो इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन का जो अनुसार होता है वो रोशनी की स्पीड यानी स्पीड ऑफ लाइट पर होता है। उसके बाद है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मसावात, तो वो हमारे पास होता है E=F/Q0। इसके आगे जी, ग्रेफाइट की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है, तो ये 3500 ज़रब 10 की ताकत -8 ओम मीटर होती है। उसके बाद है छोटे पंखे की पावर, तो ये 50 वाट होती है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास है जी, DC मोटर का हर एक हिस्सा साइकिल के बाद, ये हमने पहले कर लिया है, ये इसका कम्यूटेटर है। उसके बाद A.B एक्स के बराबर है, तो एक्स लेवल 1 पर होगी, तो ये मैंने अभी बताया है कि 1 पर तब होगी जब दोनों 1 1 होंगे, तो ये हमारे पास A1 और B1, इसका ये आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, इलेक्ट्रिक पावर का ऐसे यूनिट, तो ऐसे यूनिट इलेक्ट्रिक पावर का हमारे पास वाट है। उसके बाद नेक्स्ट है जी, अगर हम एक सर्किट में रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखते हुए करंट और वोल्टेज को दुगना कर दें तो पावर हो जाएगी, तो वो होती है 4 गुना, ए ऑप्शन। ये इधर गलत दिया हुआ है। उसके बाद है जी, मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी का पता लगाया जा सकता है, तो मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी का पता लगाने के लिए हम मगनातीसी कंपास इस्तेमाल करते हैं, ए ऑप्शन। उसके बाद है, कौन से दो गेट्स इस्तेमाल करें तो एंड गेट जैसी आउटपुट हो, तो अगर हम दो नैंड गेट इस्तेमाल करें तो वो हमें एंड गेट जैसी जो आउटपुट है वो देंगे। उसके बाद है जी, गर्म मेटल की सतह से खारिज होने वाले पार्टिकल हैं, तो ये अभी बता चुका हूँ, इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद एक बाइट किसके बराबर होता है, तो ये 8 बिट्स के बराबर होता है। ये यूरेनियम वाला MCQ मैं अभी करवा चुका हूँ। न्यूट्रॉन की तादाद 146 होती है। एक वेव की वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी, ये रिलेशन था V=F लैम्डा, तो ये भी हम कर चुके हैं। साउंड पैदा होने वाले जिस्म से आपके कानों तक कैसे पहुंचती है, तो ये हवा के दबाव में तब्दीली की वजह से होती है। उसके बाद रोशनी की रिफ्रैक्शन के दौरान दर्ज एल में से कौन सी मिकदार तब्दील नहीं होती, तो उसको अगर हम देखें, रिफ्रैक्शन के दौरान उसकी फ्रीक्वेंसी तब्दील नहीं होती, जबकि रिफ्लेक्शन के अंदर स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ तीनों तब्दील नहीं होती। हम चूँकि रिफ्रैक्शन कर रहे हैं तो हम इसी पर ही रहते हैं, हमारा रिफ्रैक्शन के मुताबिक ये हमारा फ्रीक्वेंसी जवाब ठीक है। पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो ये होता है जी 1.33, ये इसका आंसर है। उसके बाद है जी, नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, दो चार्ज्ड स्फीयर हैं, दो चार्ज स्फीयर को 2 mm के फासले पर रखा गया है, दर्ज एल में से किस इंतखाब के लिए सबसे ज़्यादा कशिश की फोर्स होगी, तो कशिश की फोर्स के लिए सबसे पहले आप लोगों को ये इल्म होना चाहिए कि जो हमारे पास चार्जेस हैं वो अपोजिट होने चाहिए, यानी एक के ऊपर
मस्बत चार्ज और दूसरे के ऊपर मनफी होना चाहिए। तो ये हमारा डी ऑप्शन जो है दुरुस्त है। बाकी ये जो हमारे पास चार्जेस हैं इनमें दफ़ा की फोर्स होगी, कशिश की नहीं होगी, क्योंकि ये सेम चार्जेस हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी, न्यूक्लियर हमारे पास सूरज किस अमल के जरिए एनर्जी खारिज करता है। तो सूरज जिस अमल के जरिए एनर्जी खारिज करता है उस एमसीक्यूज का नाम है हमारे पास न्यूक्लियर फियन। न्यूक्लियर फियन के जरिए क्या करता है, सूरज एनर्जी खारिज करता है। उसके बाद है नेक्स्ट, दर्ज एलिमेंट से किस से आप हर तरह की इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। तो ये इंटरनेट है जिससे आप हर तरह की इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। उसके बाद है थर्म्यूनिक इमिशन के दौरान गर्म मेटल की सतह से खारिज होने वाले पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये इसका इलेक्ट्रॉन हो गया। आगे हमारे पास है जी एक्स बराबर है ए डॉट पी। ये हमारा एमसीक्यू हो चुका है। तो इसका आंसर है जी 1 1, यानी दोनों 1 1 होंगे, ए और बी 1 1 होंगे। उसके बाद है अगर मैग्नेटिक फील्ड में मुद्दन रखी हुई वायर में बहने वाले करंट की मिकदार को बढ़ाया जाए तो वायर पर अमल करने वाले फोर्स पर क्या असर होगा। तो जब हम करंट बढ़ाएंगे तो उसकी फोर्स बढ़ेगी यानी इंक्रीज होगी। तो ये इसका आंसर है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी, टाइम पीरियड का यूनिट। तो टाइम पीरियड का जो यूनिट होता है वो सेकंड होता है। उसके बाद हमारे पास है जी एक 6 किलो ओम और दूसरी 4 किलो ओम की दो रजिस्टर हैं, उनको सीरीज में जोड़ा गया है। तो हमारे पास जो मसावी रेजिस्टेंस होती है वो कितनी होगी। तो सीरीज में जब हम रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं तो उनकी रेजिस्टेंस को डायरेक्ट हम जमा कर देते हैं। तो 6 और 4 ये 10 हो जाएगी। उसके बाद कॉलम के कानून के मुताबिक के की कीमत क्या है। तो कॉलम के कानून के मुताबिक के की कीमत हमारे पास है 9 तरफ 10 की ताकत 9, और साथ में जो हमारे पास यूनिट होते हैं वो होते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। उसके बाद लेंस की पावर का यूनिट, तो ये डाईऑप्टर होता है। उसके बाद मैदा का मुआयना करने के लिए इस्तेमाल होने वाला आला है। तो ये हमारे पास गैस्ट्रोस्कोप होता है जो मैदा के मुआयना करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है, पत्तों की सरसराहट की साउंड की इंटेंसिटी। तो ये 10 की ताकत -11 वाट पर मीटर स्क्वायर होती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी, स्प्रिंग के साथ बंधे हुए मास का टाइम पीरियड मालूम करने का जो फार्मूला है। अगर हमारे पास स्प्रिंग के साथ बंधा हुआ जिस्म है तो उसमें उसके अंदर जो फार्मूला होता है वो होता है T = 2 पाई m/k। जबकि सैंपल पेंडुलम में हमारे पास जो होता है वो होता है जी 2 पाई L/g, ये वाला। लेकिन हमारा चूंकि स्प्रिंग सिस्टम वाला है तो हमारा ये वाला आंसर क्या होगा, दुरुस्त आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी, एमसीक्यूज कहता है जी वेव्स मुंतकिल करती हैं। तो ये हमारे पास एनर्जी को मुंतकिल करती हैं। उसके बाद हमारे पास है लॉन्गिट्यूडनल वेव हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव अगर इसके अंदर देखें तो उसकी मिसाल है जी साउंड वेव। उसके बाद है कि एक जिस्म कन्वेक्स मिरर के सामने 14 सेंटीमीटर के फासले पर पड़ा है, इमेज मिरर के पीछे 5.8 सेंटीमीटर पर बनती है। तो मिरर की फोकल लेंथ बताएं। तो ये आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये आंसर आता है जी -9.9 सेंटीमीटर। लेंस की पावर का यूनिट ये पहले हो चुका है, डायोप्टर। उसके बाद कैपेसिटेंस की तारीफ है। कैपेसिटेंस होती है हमारे पास चार्ज ओवर वी। तो C = Q ओवर V, यानी Q = CV होता है। तो C की वैल्यू होगी Q ओवर V। जब हम एक सादा सर्किट में वोल्टेज को दुगना कर देते हैं तो कौन सी मिकदार दुगना होती है। तो इसमें जो दिया हुआ है पावर वोल्टेज बढ़ाने से बढ़ती है, करंट भी बढ़ता है। तो हमारे पास जो ए और बी ऑप्शन है, यानी एक ये वाला और एक ये वाला, तो दुरुस्त हमारा आंसर होगा बोथ ए एंड बी वाला, यानी हमारा आंसर डी होगा। उसके बाद नेक्स्ट है जी, न्यूट्रल वायर की कलर कोडिंग है। तो न्यूट्रल जो वायर होती है वो हमारे पास ब्लैक कलर में होती है। तो इसका जो दुरुस्त आंसर है वो है जी सियाह या नीला। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो ये वोल्टेज को बढ़ाता है। उसके बाद ऐसे पार्टिकल जो गर्म कैथोड की सतह से खारिज हों वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद नार गेट की बोलियन अलामत है। तो आर गेट का उल्ट नार गेट होता है। तो ए जब हम बी के ऊपर अगर बार लगाएंगे तो ये हमारा
डी ऑप्शन। उसके बाद 124 बाइट 1 KB के बराबर होते हैं। एक न्यूक्लियाइड जिसको अलामत X613 से ज़ाहिर किया गया है, इसमें न्यूट्रॉन की तादाद 13 में से अगर हम 6 को माइनस करें तो ये 7 आता है, तो इसमें 7 जो हैं वो हमारे पास क्या हैं, न्यूट्रॉन्स हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट MCQs है वो है जी, वैक्यूम में तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक जैसी रखती हैं तो ये स्पीड होती है। उसके बाद एक बिल बराबर होता है तो ये 10 डेसीबल के बराबर होता है। उसके बाद पानी में रोशनी की जो स्पीड होती है वो क्या होती है 2.3 क्रॉस 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करने का फार्मूला वो है जी N=C/V। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो यूनिट है वो वोल्ट होता है। इसके बाद नेक्स्ट MCQ है, 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10 की ताकत -3 एम्पियर के। करंट की मिकदार मालूम करने का जो फार्मूला है वो हमारे पास होता है Q/T। I=Q/T। ये हमारा क्या है, आज के MCQs हैं। इसमें जो पहला MCQ है मैग्नेटिक फील्ड वाला, ये पहले हो चुका है। उसके बाद जी नाइक्रोम मेटल की स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, तो ये हमारे पास है जी 100 ज़रब 10 की ताकत -8 ओम मीटर है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा MCQ है जी, एक 6 ओम के रजिस्टर में से जब 3 एम्पियर का करंट गुजरता है तो उसके रजिस्टर के तरफ जो वोल्टेज है, वोल्टेज का फार्मूला V=IR। ओम लॉ के मुताबिक 3 और हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 वोल्ट होगा। कॉलम के कानून के जो हिसाबी मसावात है वो होता है F=KQ1 Q2/R²। ये हमारे पास बी ऑप्शन है, पहले भी हो चुका है। शीशे का जो क्रिटिकल एंगल है वो 42 डिग्री होता है। उसके बाद इंसानी आँख में पाया जाता है कन्वेक्स लेंस। ये बड़े अहम MCQs हैं, इनको ज़रा आप तवज्जो के साथ गौर के साथ देखें क्योंकि ये कल के पेपर में ये आएंगे और फिर उधर जिन्होंने तैयारी नहीं की होती वो इधर उधर देख रहे होते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर लकड़ी में आवाज़ की स्पीड मीटर फी सेकंड में होती है तो ये हमारे पास होती है जी 2000 मीटर फी सेकंड। एक वेव की वेलोसिटी, ये हमारे पास रिलेशन हो चुका है, V=F लैम्डा था। उसके बाद यूरेनियम के आइसोटोप वाला ये 146 न्यूट्रॉन, पहले ये भी हो चुका है। किसी भी कंप्यूटर का दिमाग उसका CPU होता है। उसके बाद हमारे पास 2 इनपुट वाले तार की आउटपुट 1 होगी तो ये भी हो चुका है जब दोनों 1 1 होंगे। थर्मियोनिक एमिशन के ज़रिए इलेक्ट्रॉन्स की बीम पैदा करने के लिए टंगस्टन फिलामेंट का जो पोटेंशियल है वो होता है 6 वोल्ट। तो ये हमारे MCQs थे, एक लेक्चर मैंने ये बना दिया है, आप इसकी तैयारी करें। बाकी जो MCQs हैं वो मैं एक दूसरा लेक्चर बना के भेज देता हूँ क्योंकि ये टाइम काफ़ी हो गया है, तो बजाय इसके कि आप मेरा इंतज़ार करते रहें आप इसकी तैयारी कर लें। मैं इतनी देर तक आपको दूसरा लेक्चर बना के सेंड करता हूँ। शुक्रिया। लेकिन दूसरा लेक्चर के इंतज़ार से पहले मैंने शुरू शुरू में कोई काम बताए थे वो लाजमी कर लीजिएगा। इसका ना आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिट होगा क्योंकि बाकी जो पेपर्स रहते हैं तो उनमें आप लोग, ज़ाहिर सी बात है, जब सब्सक्राइब करेंगे। अब मेरे कुछ स्टूडेंट हैं वो सुबह से मुझे कॉल कर रहे हैं कि सर जल्दी करें सर, जल्दी भेजें। ज़ाहिर सी बात है उनको मैंने एक फैसिलिटी दी हुई है, एक सर्विस दी हुई है, तो अब ज़ाहिर सी बात है मेरे पास ना टाइम का काफ़ी इशू है। तो अब उनकी बार बार मैसेज कॉल्स वगैरह की वजह से ये जो है मैं लेक्चर बना के सेंड कर रहा हूँ। तो अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ होगा चैनल और जो उसके साथ जो बेल आइकन होती है उसको आपने क्लिक किया हुआ होगा तो जैसे मैं लेक्चर अपलोड करूँगा आपको मैसेज आएगा। तो अब आगे आपकी मर्ज़ी है कि आपने देखना है तो ठीक है, अगर नहीं देखना तो कोई मसला नहीं है। तो अगर आप ऐसे इंतज़ार करते रहेंगे तो ज़ाहिर सी बात है आप टाइम ज़ाया करेंगे। अगर आप उसके ऊपर क्लिक कर लेंगे तो जैसे वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा, तो वो देख लें। आपको जितना ये चाहिए आउटपुट आपने लेनी है तो उस तरह की आप इनपुट दें और फिर अभी मैं दूसरा लेक्चर आपको सेंड करता हूँ।